नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आज हम जानेंगे अफगानिस्तान में आए भूकंप की पूरी कहानी क्या है। अफगानिस्तान में हर साल इतने भूकंप आते क्यों हैं और बहुत अधिक तीव्रता ना होने के बावजूद इतनी तबाही की वजह क्या है। आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना सुन लीजिए। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक हैं। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है, यानी ज्ञान का फुल पैकेज, वो भी एक ही ऐप पर। कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फायदा आपको मिलेगा कैसे? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का एक छोटा सा कोड आपको डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है। बाकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर आपको मिल जाएगी। सूचना समाप्त। अब शो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले नक्शा देखिए। इसमें आपको अफगानिस्तान का पक्तिका प्रांत दिख रहा होगा। पक्तिका राजधानी काबुल से लगभग 262 किलोमीटर दूर है। 22 जून की सुबह इस प्रांत के लिए बिल्कुल अलहदा थी। पक्तिका का चेहरा बदला बदला सा दिखाई दे रहा था। धराशायी पड़े घर, चक्कर काटते हेलीकॉप्टर्स, हर तरफ मची चीख पुकार, कंबलों में लिपटे शव। और ये नज़ारा सिर्फ पक्तिका तक सीमित नहीं था। इस तरह के दृश्य अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के कई शहरों तक फैले हुए थे। ये विवरण सुनकर लोगों को पहला अंदाजा ये होगा कि अफगानिस्तान में फिर से कोई आतंकी हमला हुआ है, लेकिन ये आपदा प्रकृति से उपजी थी। पाकिस्तान बॉर्डर के पास रात के 1:30 बजे 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। जिस समय ये भूकंप आया उस समय अधिकतर लोग सो रहे थे, उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। इस तबाही में मरने वालों की संख्या 900 के पार जा चुकी है। भूकंप से प्रभावित कई इलाके इतने सुदूर हैं कि वहां मदद पहुंचाने में भी मुश्किल पेश आ रही है। आशंका है कि हताहतों की संख्या कई गुना तक बढ़ सकती है। वैसे अफगानिस्तान में भूकंप की घटना कोई नई बात नहीं है। कुछ बड़ी घटनाओं की लिस्ट देख लीजिए। 17 जनवरी 2022 पश्चिमी अफगानिस्तान के बादगीस प्रांत में भूकंप आया। तीव्रता 5.3 थी। इसमें 30 लोगों की मृत्यु हो गई, 49 घायल हो गए। 26 अक्टूबर 2015 हिंदुकुश इलाके में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। 400 लोगों की मौत हुई, 2500 से अधिक लोग घायल हुए। मार्च 2002 इस महीने 2 बड़े भूकंप आए। 3 मार्च को 7.4 की तीव्रता थी, 166 लोगों की इसमें मौत हुई। 25 मार्च को 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया। इसमें लगभग 1000 लोगों की जान गई। 30 मई 1998 को अफगानिस्तान के इतिहास का सबसे विभत्स भूकंप आया था तखार प्रांत में। इस भूकंप की तीव्रता 6.5 थी। इस घटना में 4000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जबकि 10,000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। भूकंप के झटके ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में भी महसूस किए गए थे। हालांकि सबसे ज़्यादा तबाही अफगानिस्तान में ही हुई थी। 20 फरवरी 1998 तखार प्रांत में 5.9 तीव्रता के भूकंप में 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 16 दिसंबर 1982 बगलान प्रांत में 6.6 तीव्रता के भूकंप ने 450 लोगों की जान ले ली थी। दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक अफगानिस्तान में पहले भूकंप का सिरा 818 ईस्वी तक जाता है। इस आपदा में हताहत होने वालों की असली संख्या के बारे में कोई जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं मिलती है। अभी आपने जो लिस्ट देखी, इसमें उन घटनाओं का जिक्र है जिनमें भारी मात्रा में जान माल की हानि हुई। US जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 दशकों में अफगानिस्तान में 6 से अधिक तीव्रता के 50 से अधिक भूकंप आ चुके हैं। छोटे मोटे भूकंप तो लगभग हर महीने आते रहते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान में इतने भूकंप आते क्यों हैं। इसके लिए हमें समझना होगा कि भूकंप होता क्या है। हमारी धरती के 4 मुख्य लेयर्स हैं। सबसे नीचे है इनर कोर, उसके बाद आता है अपर कोर, फिर आता है मैंटल और सबसे ऊपरी लेयर को कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट की मोटाई लगभग 15 किलोमीटर है, जबकि मैंटल लगभग 2900 किलोमीटर मोटा है। मैंटल की ऊपरी सतह और क्रस्ट मिलकर
परत बनाते हैं। दिक्कत ये है कि इन परतों में कोई एक रूपता नहीं है, ये अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, हमेशा मूव करती रहती हैं, इनका आपस में संघर्ष चलता रहता है। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। इन प्लेट्स की सीमाओं को प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है। प्लेट बाउंड्रीज फॉल्ट से मिलकर बनती हैं। चलते चलते कई बार प्लेट बाउंड्रीज दूसरी प्लेट्स के साथ उलझ जाती हैं। जब वे अलग होने की कोशिश करती हैं तब दबाव बनता है और फिर भूकंप की घटना घटित होती है। पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर टिकी हुई है। अफगानिस्तान इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में है। इस इलाके में टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिव हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 दशक में अफगानिस्तान में भूकंप से 7,000 से अधिक लोगों की जान गई है। अब समझते हैं कि अफगानिस्तान में भूकंप इतने विकराल क्यों होते हैं। कम तीव्रता के बावजूद जानमाल की हानि इतनी ज्यादा क्यों होती है। इसकी कई वजहें हैं। अफगानिस्तान पिछले 4 दशकों से सिविल वॉर झेल रहा है। यहाँ लगातार विस्थापन होता रहता है, लोगों का कोई तय ठिकाना नहीं है। इसी वजह से अधिकतर घर अस्थायी हैं। ये घर भूकंप की मार झेलने के लायक नहीं हैं। कम तीव्रता वाले झटके में भी धराशायी हो जाते हैं। दूसरी वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अफगानिस्तान में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। जिन इलाकों में भूकंप ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है वहाँ काफ़ी देर तक रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंची थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आस पड़ोस के गांव में रहने वालों ने आकर हताहतों को बाहर निकाला। जो कुछ मदद उपलब्ध है वो इंसानियत पर टिकी हुई है। सरकारी मदद नहीं के बराबर पहुंच पाई है। अकेले पक्तिका प्रांत में 250 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इस इलाके में सिर्फ एक अस्पताल है। ये अस्पताल आपदा से निपटने में कतई सक्षम नहीं है। तीसरी वजह जान लेते हैं। तीसरी वजह अफगानिस्तान की दूसरी समस्याओं से जुड़ी है। अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान की परेशानियां लगातार बढ़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने काम करना लगभग बंद कर दिया है। उन्होंने अपने स्टाफ को बाहर निकाल दिया है। जो कुछ विदेशी एजेंसियां काम कर रही हैं उनके स्टाफ के साथ मारपीट की घटनाएं होती हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान पहले से ही अकाल और भुखमरी जैसी आपदाओं से भी जूझ रहा है। सरकारी खजाने में पैसा नहीं है। तालिबान सरकार को अभी तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता नहीं मिल सकी है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक विदेशी मदद पर निर्भर थी। तालिबान की वापसी के बाद विदेश से मिलने वाला पैसा लगभग बंद हो गया है, जिसके चलते सरकारी एजेंसियों का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। फिलहाल तालिबान सरकार उपलब्ध संसाधनों के जरिए मदद पहुंचा रही है, लेकिन कई इलाकों तक सड़क और कम्युनिकेशन की पहुंच भी नहीं है। जो कुछ बचा खुचा था वो भूकंप ने तबाह कर दिया है। आशंका ये जताई जा रही है कि जब पूरा दायरा पता चलेगा नुकसान का आंकड़ा कई गुना ऊपर जा चुका होगा। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे उन्हें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब आते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी रूस यूक्रेन युद्ध से है। 2 बड़े अपडेट्स हैं, एक एक कर दोनों को जान लेते हैं। पहली अपडेट आज की तारीख से जुड़ी हुई है, 22 जून। रूस इस दिन को नाज़ी हमले की दुखद याद के तौर पर मना रहा है। नाज़ी हमले की कहानी क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से ठीक पहले जर्मनी और सोवियत संघ ने एक संधि की थी। इस संधि को मोलोटोव रिबेनट्रॉप समझौते के तौर पर जाना जाता है। इसके तहत दोनों देश इस बात के लिए राजी हो गए कि वे एक दूसरे के मामले में ना तो दखल देंगे और ना ही एक दूसरे के इलाके में हमला ही करेंगे। 21 जून 1941 तक संधि के हिसाब से काम चलता रहा। उस समय तक सोवियत संघ नाज़ी जर्मनी को गेहूं की सप्लाई भी कर रहा था। 21 जून की आधी रात को गेहूं से लदी ट्रेन जैसे ही जर्मनी की सीमा में घुसी, एडोल्फ हिटलर ने सोवियत संघ पर हमले का आदेश दे दिया। जर्मनी ने इस हमले को जायज ठहराने के लिए काफ़ी प्रोपेगेंडा फैलाया था। उसने साबित करने की कोशिश की कि सोवियत संघ चर्च और कब्रिस्तानों को निशाना बना रहा है, उनको बचाने के लिए हमला करना ज़रूरी था। जर्मनी के इस कैंपेन को ऑपरेशन बारबारोसा के नाम से जाना जाता है। इसी ऑपरेशन के चलते जर्मनी सोवियत संघ में फंसा और अंत में उसे हार कर वापस लौटना पड़ा। इस घटना को हिटलर के जीवन की सबसे बड़ी भूल बताया जाता है। इस चैप्टर की चर्चा आज क्यों? क्योंकि इस साल 22 जून की तारीख रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में आई है। रूस ने हमले की वजह बताई थी कि वो यूक्रेन को नाज़ियों से मुक्त कराने जा रहा है। रूस इतिहास का इस्तेमाल यूक्रेन कैंपेन को सही ठहराने के लिए करता है। 22 जून उसके प्रोपेगेंडा वाले खांचे में
फिट बैठता है। इसी वजह से इस बार का आयोजन काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन इस घटना का एक पहलू ये भी है कि जिस समय नाज़ी जर्मनी का हमला हुआ था उस समय यूक्रेन भी सोवियत संघ का हिस्सा था, उसने भी उसी अनुपात में बर्बादी को झेला था। दूसरी अपडेट का संबंध एक धमकी से है। रूस ने लिथुआनिया को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव निकोलाई पेत्रुसोव ने कहा कि रूस करारा जवाब देगा। लिथुआनिया के लोगों को इसका दंश झेलना पड़ेगा। इस धमकी की वजह क्या है? दरअसल लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में एक छोटा सा इलाका है कालिनिंग्राद। सोवियत संघ ने अप्रैल 1945 में इसको नाज़ी जर्मनी से जीता था। सोवियत संघ के विघटन के बाद ये इलाका रूस के नियंत्रण में आ गया। कालिनिंग्राद में रूस की बाल्टिक फ्लीट भी है। दावा किया जाता है कि रूस ने यहाँ पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। दिलचस्प ये है कि कालिनिंग्राद की रूस के साथ कोई ज़मीनी सीमा नहीं है। इसी बाबत 2002 में यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत रूसी नागरिकों और बाकी सामानों को ईयू की ज़मीन से ले जाने की छूट दी गई। समझौते के 2 बरस बाद पोलैंड और लिथुआनिया ने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता ले ली। इससे कालिनिंग्राद 3 तरफ से ईयू से घिर गया। हालांकि लिथुआनिया ने रूस का सामान पहुंचाना जारी रखा। रूस से कालिनिंग्राद तक जाने वाली सप्लाई का बड़ा हिस्सा ट्रेन से लिथुआनिया होकर जाता है। हालिया विवाद क्या है ये भी आपको बताते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ईयू ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इसी को आधार बनाकर पिछले हफ्ते लिथुआनिया की रेल कंपनी ने एक फैसला लिया। उसने कहा कि हम रूस का सामान अपनी गाड़ी में नहीं ले जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो कालिनिंग्राद तक सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता बंद हो जाएगा। रिपोर्ट्स हैं कि इससे 50% आयात घट सकता है। ईयू का कहना है कि लिथुआनिया बस ईयू के प्रतिबंधों पर अमल कर रहा है। रूस इस फैसले से काफी नाराज है। उसने अब ये नहीं बताया कि वो किस तरह से जवाब देगा। जानकारों की माने तो कालिनिंग्राद पूरे युद्ध का नया फोकल पॉइंट बनता जा रहा है। लिथुआनिया ईयू के साथ साथ नेटो का सदस्य भी है। पश्चिमी देश जिस आग से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी लपटें अब उनके दरवाजे तक पहुंच गई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इसकी चपेट में कौन और कब आता है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी कनाडा से जुड़ी हुई है। कनाडा में सांसदों को पैनिक बटन दिया जा रहा है। इसके जरिए वे इमरजेंसी में पुलिस को अलर्ट भेज पाएंगे। इसकी वजह क्या है? दरअसल कनाडा में सांसदों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर मार्को मेंडिसिनो ने कहा है उन्हें भी सोशल मीडिया पर कई बार हत्या की धमकी मिल चुकी है। पुलिस को सांसदों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है। लिबरल पार्टी के एक सांसद हैं क्रिस बिटल, उन्हें 20 से अधिक बार धमकियां मिल चुकी हैं। उन्होंने इन धमकियों की रिपोर्ट पुलिस को दी। कुछ संदिग्धों को पकड़ा भी गया है। इसके अलावा कई मंत्रियों को सरेआम सड़क पर चलते चलते धमकियां मिल चुकी हैं। महिला सांसदों को रेप थ्रेट्स की घटनाएं तो आम हो गई हैं। हालात इतने ज़्यादा बुरे हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के ऊपर भी पत्थरबाजी हो चुकी है। फरवरी 2022 में एंटी वैक्सीन रैली के दौरान ट्रूडो को परिवार सहित सीक्रेट लोकेशन पर ले जाना पड़ा था। जिस सांसद को सबसे अधिक निशाना बनाया जाता है वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत सिंह हैं। पिछले महीने ओंटारियो में एक रैली के दौरान उनको गालियां दी गई थी। उन्हें गद्दार तक कहा गया था। उन्हें पगड़ी और बाल दाढ़ी रखने के लिए भी दुर्व्यवहार झेलना पड़ा है। कनाडा में पिछले कुछ सालों में इनटॉलरेंस काफी बढ़ा है। ऑनलाइन हैरेसमेंट अब धरातल पर भी दिखने लगा है। 2022 की शुरुआत में ट्रक ड्राइवर्स ने वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ ओटावा शहर को जाम कर दिया था। इसके बाद से सांसदों के खिलाफ विरोध कई गुना बढ़ गया है। पैनिक बटन से नीति निर्माताओं की सुरक्षा तो बढ़ जाएगी, लेकिन कनाडा का जो चरित्र तैयार हो रहा है उसका हिसाब कौन करेगा? आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।